नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संसद। भारतीय संसद में भी हम आज राज्यसभा का गठन एवं उनकी शक्तियों का अध्ययन करेंगे। भारतीय व्यवस्थापिका यानी कि संसद को समझने से पूर्व हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है। इससे पूर्व के व्याख्यानों में मैंने संसदीय शासन प्रणाली के बारे में स्पष्ट रूप से आपको बतला दिया था, समझा दिया था कि संसदीय शासन प्रणाली है क्या। क्योंकि भारत पर लंबे समय तक अंग्रेजों यानी कि इंग्लैंड का शासन होने के कारण हमारी शासन व्यवस्था और प्रशासन के अंदर ब्रिटिश गुण देखने को मिलते हैं, या उनकी जो संस्थाएं हैं, उनकी संस्कृति है प्रशासनिक, वो हमारी व्यवस्था के अंदर देखने को मिलती है। और स्वतंत्रता के बाद जिस संविधान का निर्माण हुआ, उस संविधान का उद्देश्य भी एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था जिसका उद्देश्य भारत को एक स्थायी शासन प्रदान करना हो सके, और जिसका उद्देश्य भारत के अंदर सभी वर्गों, समुदायों, नागरिकों के अंदर एकता की भावना को उत्पन्न कर सके। तो हमने ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित होकर संसदीय शासन प्रणाली के द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के मॉडल को अपनाया। संसदीय शासन प्रणाली हम इसको स्पष्ट नहीं करेंगे क्योंकि पूर्व के व्याख्यानों में हम इसको स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन अब हम अगर बात करते हैं भारतीय संसद की, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 के अंदर संघीय व्यवस्थापिका यानी भारतीय संसद के बारे में बतलाया गया है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसके 2 सदन होंगे, राज्यसभा एवं लोकसभा, और जिसके 3 भाग होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति संसद का पदेन स्थायी अंग है, और जबकि उसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यों को सदन कहा जाता है, बुद्धिजीवियों को सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा जिसे द्वितीय सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, जिसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। अगर हम भारतीय संघीय व्यवस्थापिका संसद की बात करते हैं, तो भारतीय संसदीय जो व्यवस्था है वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होने के कारण हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। इसलिए लोकसभा हमारा बहुत महत्वपूर्ण सदन है, और राज्यसभा हमारा एक निरर्थक यानी कि एक ऐसा सदन है जिसको उतनी शक्तियाँ या उतने अधिकार प्राप्त नहीं हैं जितने लोकसभा को हमारी व्यवस्था के अंदर या संविधान के अंदर अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय शासन व्यवस्था के अंदर या संविधान के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा 2 सदनों की बात की गई है, जिसमें हम पहले सदन की अध्ययन करेंगे, राज्यसभा। लेकिन उससे पूर्व अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि हमारा जो भारतीय व्यवस्था है, हमने संघ व्यवस्था को कहीं पर भी नहीं अपनाया है। हमारे संविधान में कहीं पर फेडरेशन शब्द या संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। केवल हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 कि भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ होगा या समूह होगा, और हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वो हमारे केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों के विभाजन की बात करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने ऐसी व्यवस्था को अपनाया क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है। अगर हम एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाते तो उसका परिणाम ये होता कि निम्न स्तर तक या निचले स्तर तक जो शासन की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता, और हम जो आपस में जो स्थानीय स्वशासन की जो संकल्पना है या व्यवस्था है वो मूर्त रूप नहीं ले पाती, जो कि हमारा गांधीवादी दर्शन है। तो हमारे गांधीवादी दर्शन को लागू करने के लिए और शासन की योजनाओं का लाभ निम्न स्तर तक भी पहुँचे, और साथ ही नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में राज्यों को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त हो, उसके लिए हमने ऐसे मॉडल को अपनाया है जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के दोहरे मॉडल है, यानी कि 2 प्रकार के, एक तो संघीय कार्यपालिका, दूसरी राज्यों की कार्यपालिका, एक केंद्र की व्यवस्थापिका और दूसरी राज्यों की व्यवस्थापिका।
तो राज्यों को भी शासन में महत्व देने के लिए, केंद्र में महत्व देने के लिए हमने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का कंसेप्ट अपनाया है, जिसमें पहला है राज्यसभा। जैसे कि नाम से ही विदित है, राज्यों की सभा, यानी कि जिस सदन के अंदर राज्यों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जाते हैं उन्हें राज्यसभा कहा जाता है। अनुच्छेद 80 ये स्पष्ट करता है कि संविधान का अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों और राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि राज्यसभा के अंदर 250 सदस्य का अधिकतम हो सकते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि सदन के अंदर मनोनीत किए जाते हैं। इस सदन को बुद्धिजीवियों का सदन कहा जाता है, राज्यों का सदन कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है। प्रथम सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राज्यों का सदन है, राज्यों के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं प्रत्यक्ष रूप से उनको स्थान यहाँ पर प्राप्त होता है। बुद्धिजीवी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सदन के अंदर प्राय उन व्यक्तियों को या उन नेताओं को स्थान प्रदान किया जाता है जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर विद्वान होते हैं, जैसे कि विधि शास्त्री हो, राजनीति शास्त्री हो, महान वैज्ञानिक हो या समाज सेवा के अंदर जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया हो। इसलिए इसे बुद्धिजीवियों का सदन कहा जाता है। प्राय ये होता है कि जो बड़े नेता चुनाव में हार जाते हैं उनको इस सदन का सदस्य बनाया जाता है और बुद्धिजीवियों को स्थान देने के लिए केवल जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है, हम देखते हैं कि बुद्धिजीवी उन 12 को प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया जाता है। इस प्रकार ये केवल राजनीतिक नेताओं की एक शरण स्थली है जो कि हार चुके हैं, जिन्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला है या जो लोकसभा के सदस्य नहीं बन पाए हैं किसी कारण से, उन्हें यानी कि राजनीतिक इनाम के रूप में इस सदन के अंदर निर्वाचित कर दिया जाता है या मनोनीत कर दिया जाता है। अगर हम राज्यसभा के संगठन की बात करें तो हम देखते हैं कि राज्यसभा का संगठन यानी कि पहला उसकी सदस्य संख्या, राज्यसभा के अंदर कुल 250 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 238 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित हो सकते हैं जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वर्तमान में 233 सदस्य संघ एवं जो हमारे राज्यों की जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर राज्यसभा में आते हैं। और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित होते हैं। उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा में 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में ये सदस्य संख्या 245 है। योग्यता, अगर हम राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताओं की बात करें तो बड़ी कॉमन सी योग्यता है। पहला, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1952 की समस्त योग्यताओं को पूरा करता हो और संबंधित राज्य की जो निर्वाचक सूची है उसमें उसका नाम होना चाहिए और साथ ही वो न्यायालय के द्वारा पागल दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए या किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये कॉमन सी योग्यता है। जो इन योग्यताओं को पूरा कर लेता है वो राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रख लेता है। अगर हम पदावधि की बात करें कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो हम देखते हैं कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित है। लेकिन अगर हम सदन की बात करें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। अगर 352 का प्रयोग भी हो जाए, आपातकाल लग जाए देश के अंदर, राष्ट्रीय आपात, तब भी ये सदन भंग नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन सदन ये स्थायी सदन है जिसका कोई कार्यकाल नहीं होता और कभी भी भंग नहीं होता है। और प्रति 2 वर्ष के अंदर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी रिक्त सीटों पर 6 माह से पहले यानी कि निर्वाचन किया जाता है उन 1/3 सदस्यों का। अगर हम गणित पूर्ति की बात करें कि राज्यसभा की जो बैठकें हैं कितने सदस्य मौजूद होंगे तो चल सकती है, तो उसके लिए 1/10 संविधान के अंदर फार्मूला
निश्चित किया गया है कि कुल सदस्य जो हमारे राज्यसभा के हैं, अगर 10% सदस्य उपस्थित होंगे तो ही राज्यसभा की कार्रवाई चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। अगर हम पदाधिकारी की बात करें तो राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और दूसरा उपसभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा अपने में से एक व्यक्ति को करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। जो भी उपराष्ट्रपति हमारे देश का होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। और उपसभापति 6 वर्ष के लिए जैसे सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा के, तो उपसभापति का चुनाव राज्यसभा अपने में से किसी सदस्य का करते हैं। और नेजमा हेपतुल्ला जो है 4 बार यानी कि सबसे अधिक बार भारत की जो प्रथम सदन है राज्यसभा उसकी सभापति रही है। अगर हम विशेषाधिकारों की बात करें तो हम देखते हैं कि राज्यसभा सदस्य होने के नाते उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है कि उनके द्वारा जो भाषण सदन के अंदर दिया गया है किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। और अगर उन पर क्रिमिनल को छोड़कर कोई दीवानी मुकदमा है तो 40 दिन पूर्व सूचना देकर ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। और जब संसद की कार्रवाई चल रही होती है तब उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अगर हम राज्यसभा की शक्ति और कार्यों की बात करें तो हम देखते हैं कि राज्यसभा को ब्रिटिश लोकसभा तथा अमेरिकी सीनेट से एकदम दुर्लभ स्थिति प्राप्त है। जहां अमेरिकी सीनेट को शक्तिशाली बनाया गया है वहीं लोकसभा को दुर्बल सदन बनाया गया है, जबकि भारत की जो राज्यसभा इन दोनों के बीच का स्थान रखती है। ना तो वो सीनेट की भांति बहुत शक्तिशाली है और ना ही लोकसभा की भांति वो बहुत ही दुर्लभ स्थिति के अंदर है, यानी कि शक्तिहीन है। बीच का रास्ता उन्हें दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो राज्यसभा है वो लोकसभा से बहुत ही दुर्लभ स्थिति के अंदर है। अगर हमें ये देखना हो कि वास्तविक लोकसभा और राज्य की हमारी जो राज्यसभा है वो दुर्लभ क्यों है, तो हमें उसकी शक्तियों का अध्ययन करना पड़ेगा, उनके कार्यों का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम विश्लेषण कर पाएंगे सटीक रूप में कि हमारी राज्यसभा दुर्लभ है या शक्तिशाली। तो हम देखते हैं कि जो संविधान ने उन्हें क्या शक्तियाँ दी गई है उसमें उसकी क्या स्थिति है। पहली, विधायी शक्ति। अगर हम गैर सरकारी विधेयकों की बात, अगर हम गैर वित्तीय विधेयकों की बात करें, सामान्य विधेयकों की बात करें, तो यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्ति प्राप्त है कि कोई भी विधेयक, सामान्य विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। एक सदन उसे पारित कर दे तो द्वितीय सदन में जाएगा, द्वितीय सदन पारित कर दे तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बन जाएगा। लेकिन दिक्कत ये आती है कि कोई अगर विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि अधिकतर जो विधेयक है वो लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल के अंदर या मंत्री परिषद के अंदर जो मंत्री होते हैं अधिकतर जो है वो लोकसभा सदस्य होते हैं। तो अधिकतर जो विधेयक है सरकार वो लोकसभा में प्रस्तुत करती है। उसके बाद द्वितीय सदन राज्यसभा में जाते हैं। राज्यसभा उसे पुनः विचार के लिए लौटा सकती है। अगर पुनः विचार के बाद संसद उसको भेजती है तो राज्यसभा को उसे पारित करना ही पड़ता है। लेकिन राज्यसभा यहाँ पर 6 महीने के लिए उसे रोक सकती है। 6 महीने के अंदर अगर स्वीकृति नहीं देती है तो वो पारित मान लिया जाता है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि कोई विधेयक अगर राज्यसभा में लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है और राज्यसभा उसको अनुमति नहीं दे रही है, तो उस स्थिति में ये होता है कि संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक के अंदर लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण लोकसभा पर उस विधेयक का निर्णय या जो उसका भविष्य है वो तय होता है। और अमूमन लोकसभा की जो स्थिति है, सहमति है, वही सर्वप्रिय मानी जाती है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर विधायी शक्तियों की अगर बात करें सामान्य विधेयकों के संदर्भ में, तो राज्यसभा को लोकसभा से बहुत कम शक्तियाँ प्रदान की गई है कि लोकसभा को बहुत दुर्लभ बनाया गया है। और संयुक्त बैठक की जो अनुच्छेद 108 के अंदर व्यवस्था है, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से
या उसके परामर्श से बुलाता है, उसके संयुक्त बैठक के अंदर निर्णय लोकसभा पर निर्भर होता है। और संसद की संयुक्त बैठक अभी तक 3 बार बुलाई जा चुकी है। 1961 के अंदर हम देखते हैं दहेज विधेयक के संदर्भ में, 1978 में बैंकिंग विधेयक के संदर्भ में, और 2003 में पोटा यानी आतंकवादी जो अधिनियम था उसके संदर्भ में। कार्यपालिका शक्ति, अगर हम कार्यपालिका शक्तियों की बात करें तो यहाँ पर राज्यसभा की स्थिति बहुत दुर्लभ, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन है या उनका मनोनयन है वो प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री अधिकतर यानी कि लोकसभा का सदस्य होता है। केवल राज्यसभा प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, काम रोको प्रस्ताव रख सकती है। विश्वास प्रस्ताव जब सरकार के विरुद्ध रखा जाता है, विश्वास प्रस्ताव जब रखा जाता है, उस समय राज्यसभा उसमें वोट नहीं कर सकती, क्योंकि यह अधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। और मंत्रिपरिषद से केवल वो मंत्रियों से केवल सवाल पूछ सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्यपालिका शक्ति की दृष्टि से राज्यसभा यहाँ पर बहुत ही हीन स्थिति के अंदर है। वित्तीय शक्तियों की दृष्टि से हम देखें तो यहाँ पर उसको नाम मात्र की शक्ति यानी कि एकदम दुर्लभ बनाया गया है, कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। कोई भी वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा। लोकसभा उसे पारित कर दे तो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा केवल उन्हें 14 दिन तक रोक सकती है, और 14 दिन तक अगर राज्यसभा उसे अनुमति नहीं देती है, पारित नहीं करती है, तो वो श्वेत पारित मान लिया जाता है। वित्तीय क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोकसभा को ही सारी शक्ति प्रदान की गई है, क्योंकि जो आकस्मिक निधि है या संचित निधि है उस पर खर्च करने का अधिकार भी लोकसभा के पास है। राज्यसभा को यहाँ पर एकदम दुर्लभ स्थिति प्राप्त है। संविधान संशोधन विधेयक की शक्ति के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर दोनों को लगभग समान शक्तियां प्रदान की गई है। कोई विधेयक, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक सदन पारित कर दे, द्वितीय सदन में जाएगा, द्वितीय सदन पारित कर दे, राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के बाद वो कानून का स्वरूप धारण कर लेगा। लेकिन यहाँ पर जब लोकसभा में प्रस्तुत अगर संविधान संशोधन विधेयक हुआ है और उसे लोकसभा ने पारित कर दिया है, अगर राज्यसभा में गया है तो यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं है कि राज्यसभा उसे कितने दिन तक रोके। यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम देखते हैं कि 1978 में 45वें संविधान संशोधन विधेयक में राज्यसभा द्वारा 5 धाराओं में परिवर्तन हेतु लोकसभा को कहा गया और लोकसभा ने उसको स्वीकारा। हम देखते हैं कि 1970 में पृथ्वी पर समाप्त करने के मामले में या 1989 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन संबंधी विधेयकों के मामले में राज्यसभा ने अपने इन अधिकारों का प्रयोग किया और लोकसभा को उन संशोधनों पर पूर्ण विचार करना पड़ा और उसके बाद में यानी कि वो पारित हुए। राष्ट्रपति के निर्वाचन और पदच्युति के संबंध में बात करें तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो उससे समान शक्ति प्राप्त है, लेकिन पदच्युति के संदर्भ की बात करें वहाँ पर भी समान शक्ति प्राप्त है। किसी भी सदन में यानी कि संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन और पदच्युति के संदर्भ में यहाँ पर राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगर अन्य शक्तियों की अगर हम बात करें तो राज्यसभा तथा लोकसभा को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य पदाधिकारियों पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। संसदीय विशेष अधिकारों को जो कानून परिभाषित करते हैं उनके पारित करने के संबंध में लोकसभा व राज्यसभा को समान शक्ति प्राप्त है। आपातकाल की घोषणा जब राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाती है उस समय यहाँ पर संसद के अनुमोदन की जब आवश्यकता होती है, अगर लोकसभा उस समय अस्तित्व में नहीं है तो राज्यसभा से अनुमोदन आवश्यकता है। राज्यसभा उस समय बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में आ जाती है। फिर विभिन्न आयोगों के या जो संवैधानिक पदाधिकारियों के जो प्रतिवेदन है उसके संदर्भ में समान शक्ति प्राप्त है। लेकिन दो ऐसी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। अगर उन शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 349 और 312 संविधान के राज्यसभा को विशेष स्थिति प्रदान करते हैं और ये दो शक्तियां लोकसभा को भी प्राप्त नहीं है, केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 249, यदि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना हो तो केवल वो राज्यसभा ही कर सकती है, लोकसभा नहीं कर सकती है। किसी विषय को जो राज्य सूची में है उस पर संसद चाहती कि केंद्र चाहती कि कानून यानी कि संसद बनाए या केंद्र बनाए, तो हम देखते हैं कि उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रस्तुत किया केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यसभा अगर उसे अपने बहुमत से पारित कर देती है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार 1 वर्ष के लिए राज्यसभा
लोकसभा को प्राप्त हो जाता है और उसके बाद जितनी साल बढ़ाना हो उतनी बार यानी कि वो बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय महत्व के राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना हो उसमें यानी कि बहुत महत्वपूर्ण शक्ति यानी कि राज्यसभा को प्राप्त है, जो लोकसभा को नहीं है। अनुच्छेद 352 दूसरी शक्ति जो राज्यसभा को प्राप्त है लोकसभा को नहीं है, नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। अगर केंद्र को लगता है कि नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है, जैसे कि IAS है, IPS है या फिर अन्य सेवा उसकी भांति, यानी कि अगर माना कि राष्ट्रीय यानी कि केंद्रीय यानी कि शिक्षा सेवा का करना है, या ऐसे ही यानी कि जो राज्य सेवा के अधिकारी उनको केंद्र के अधीन रखना हो, ऐसा अगर करना हो तो अनुच्छेद 312 के तहत प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा उसे पारित कर देगी, तो उसके बाद में नवीन यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने का अधिकार लोकसभा को प्राप्त हो जाता है। 3 बार ऐसा हुआ, 1961 में, 1965 में, जब सिविल सेवा, वन सेवा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, कृषि सेवा और शिक्षा सेवा से संबंधित राज्यसभा ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इन शक्तियों का अगर हमने अध्ययन किया, देखा, तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि 2 शक्तियों को अगर हम छोड़ दें अनुच्छेद 249 और 312 को, तो राज्यसभा की स्थिति बहुत दुर्लभ है। यहाँ पर लोकसभा बहुत ही शक्तिशाली है। धन्यवाद छात्रों।